नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुधीर सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास, आखिरी कोशिश। टेलीफोन की घंटी बजते ही मैंने आदतन अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 10 बजे ठीक। फोन पर आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, क्रॉस टॉक भी हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने वाले की आवाज़ बड़ी मधुर, बड़ी संतुलित, बड़ी लुभावनी लगी। यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस। मैंने बड़े रौब से अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी का नाम लिया। मिस्टर सुधीर कोहली? पूछा गया। मिस्टर सुधीर कोहली बोल रहे हैं आप? और कौन बोल रहा होता? मेरी इस कंपनी में एक ही तो कर्मचारी है, मैं खुद। जी हाँ, मैं फ़ोन में बोला। फरमाइए। मेरा नाम मोनिका है। मुझे उषा नागपाल ने आपके बारे में बताया था, उसी की राय पर मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ। उषा नागपाल मेरी गर्लफ्रेंड का नाम था। वह मेरी बगल में ही स्थित एक वकील के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी थी। मेरी गैर हाजिरी में अगर मेरा टेलीफोन बजता था तो उसे वही सुनती थी। मेरा दफ्तर चलाने में वह मेरी और भी छोटी मोटी कई सहायताएं करती थी। फरमाइए, मेरे लायक क्या सेवा है? मैं रिसीवर में बोला। मुझे आपकी व्यावसायिक सेवाओं की ज़रूरत है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। शौक से मिलिए, बंदा हाजिर है। नेहरू प्लेस में मेरे ऑफिस का पता तो मालूम है आपको? पता तो मालूम है, लेकिन किसी वजह से मैं आपके पास नहीं आ सकती। आपको ही मेरे पास आना होगा। एक ही बात है, मैं हाजिर हो जाता हूँ। कहाँ आना होगा? मैं आपको कनॉट प्लेस में सुपर बाजार के सामने खड़ी मिलूंगी। लेकिन मैं आपको पहचानूंगा कैसे? मैं पीले रंग का हाईनेक का पुलोवर, कॉर्डराय की भूरे रंग की जीन और चमड़ी का लाल कोट पहने हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ। मैंने रिसीवर रख दिया। मैंने ऑफिस को ताला लगाया और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचा। मैं सरासर खाली बैठा था। मुझे खुशी थी कि ऑफिस में आते ही मुझे कुछ करने का मौका मिल गया था। मैंने अपनी जेब से डनहिल का एक पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ा। तभी मुझे सामने से आता हुआ राकेश दिखाई दिया। जिस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा दफ्तर था, उसके सारे ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थीं। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान राकेश की थी। किताबों का मुझे शौक था, इसलिए मैं अक्सर उसकी दुकान में घुसा रहता था। इसी वजह से मेरी उससे यारी हो गई थी। खुद राकेश जासूसी नॉवलों का बड़ा शौकीन था और वह इस बात से बड़ी थ्रिल महसूस करता था कि असली जासूस मैं उसका दोस्त था। कहीं जा रहे हैं? अभिवादन के बाद उसने पूछा। हाँ, नॉट प्लीज, मैंने बताया। क्यों? मुझे मोती बाग जाना था। सोचा था कि अगर आप उधर जा रहे होते तो मुझे लिफ्ट मिल जाती। सॉरी, नेवर माइंड, मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं, मैं बाद में भी जा सकता हूँ। मैं कनॉट प्लेस हुआ हूँ, फिर मैं गाड़ी तुम्हें दे दूँगा। अरे नहीं कोहली साहब, इतनी जहमत की ज़रूरत नहीं। मुझे वापस तो आने दो, फिर देखेंगे। ठीक है। मैंने पार्किंग से अपनी फिएट निकाली और कनॉट प्लेस की ओर रवाना हो गया। मूलचंद अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगने लगा कि मेरा पीछा किया जा रहा था। डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर से गुजरते समय मुझे गारंटी हो गई कि मेरा शक सही था। ऐसे मामलों में सतर्क रहना मेरी आदत में शुमार था। इसलिए सड़क पर मौजूद ढेर सारे ट्रैफिक के बावजूद मेरा ध्यान केवल एक सफ़ेद रंग की एम्बेसडर की ओर आकर्षित था। लोधी होटल के चौराहे पर मेरे पहुंचते पहुंचते सिग्नल की बत्ती लाल हो गई, लेकिन फिर भी मैं कार को लाल बत्ती से निकाल ले गया। सफ़ेद एम्बेसडर भी लाल बत्ती की परवाह किए बिना चौराहा पार कर गई। अब तो शक का कोई सवाल ही न रह गया। एम्बेसडर में केवल एक काला सा आदमी मौजूद था। क्यों पीछा कर रहा था वह मेरा? क्या मेरा पीछा किए जाने से मोनिका की फ़ोन कॉल का कोई रिश्ता हो सकता था? कैसे हो सकता था? किसी को कैसे मालूम हो सकता था कि मैं किसी मोनिका से मिलने जा रहा था? 15 मिनट पहले तक तो इस बारे में मैं खुद नहीं जानता था। कनॉट प्लेस जाने के लिए अगले चौराहे से मुझे बाएं मुड़ना था, लेकिन मैं कार को जानबूझकर सीधे सुंदर नगर की तरफ निकाल कर ले गया। सफ़ेद एम्बेसडर बस सतूर मेरे पीछे लगी रही। आईटीओ के चौराहे पर आकर मैं साउथ एवेन्यू की तरफ बाएं मुड़ा, लेकिन उस पर आगे बढ़ने के स्थान पर मैंने एकाएक कार को यू टर्न दिया और फिर चौराहे पर पहुंच गया। सफ़ेद एम्बेसडर मेरे जितनी तेजी से मोड़ न काट सकी।
वह सीधी साउथ एवेन्यू पर बढ़ती चली गई। चौराहे से मैंने कार को सीधे भगाया। उससे अगले चौराहे से मैं दाएं घूमा। इत्तेफाक से दोनों चौराहों पर मुझे बत्ती हरी मिली थी और दूसरे चौराहे पर भी हरी बत्ती से गुजरने वाला मैं आखिरी ड्राइवर था। मेरी फिएट रिंग रोड पर दौड़ने लगी। प्रगति मैदान वाली सड़क आने पर मैंने कार को दाएं घुमा दिया और भगवान दास रोड मंडी हाउस के चौराहे से गुजरता हुआ कनॉट प्लेस की तरफ बढ़ा। सफ़ेद एम्बेसडर दोबारा मुझे अपने पीछे दिखाई न दी। मैं कनॉट प्लेस पहुंचा। अपनी कार को मैंने सुपर बाजार के पहलू में बनी शंकर मार्केट के सामने पार्किंग में खड़ा किया और बाहर निकला। सड़क पार करके मैं सुपर बाजार के भीड़ भरे मुख्य द्वार के सामने पहुंचा। जीन और चमड़े के कोट वाली केवल एक ही लड़की मुझे वहां दिखाई दी। उसके समीप पहुंचने से पहले मैंने दूर से ही उसका निरीक्षण किया। मेरे अंदाजे से उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं थी। खूबसूरत वह निश्चय ही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में चमक दमक और ताजगी कम थी। इसकी वजह ये भी हो सकती थी कि उस वक्त वो परेशान दिखाई दे रही थी। मिस मोनिका, मैंने पूछा। उसने आंख उठाकर मेरी तरफ देखा। मिस्टर सुधीर कोहली, उसने पूछा। वही, मैं सिर नवाकर बोला। साक्षात। उसके बाद उसने ऐसी बारीकी से मुझे देखा जैसे वह सोच रही हो कि अगर मैं बकरा होता तो मुझ में से कितना गोश्त निकलता। जवाब में मैंने भी बड़ी निडरता से उसका निरीक्षण किया। मेरी पसंद की सारी चीज़ें उस लड़की में थी। लंबा कद, तनी हुई सुडोल भरपूर छातियाँ, पतली कमर, भारी नितंब, लंबे सुडोल गोरे चिट्टे हाथ पांव, लंबे खुले काले बाल। आओ चलें, एकाएक वह बोली। कहाँ? मैं हड़बड़ाकर बोला। कहीं भी, यहाँ से हिलो। मैं उसके साथ हो लिया। सड़क पार करके हम कनॉट सर्कस के बरामदे में पहुंचे। उसने बड़ी बेबाकी से मेरी बाह में अपनी बाह पिरो दी और मुझसे सटकर चलने लगी। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया था? एकाएक उसने पूछा। क्यों, तुम्हें उम्मीद थी कि मेरा पीछा किया जाएगा? नहीं, लेकिन मेरे लिए यह इंतहाई ज़रूरी है कि किसी को मेरी और तुम्हारी इस मुलाकात की खबर न हो। आई सी। मैं सोचने लगा कि मैं उसे उस काली सूरत के बारे में बताऊं या नहीं, जो मेरी फिराक में साउथ एवेन्यू पर कहीं भटक रही थी। अंत में मैं बोला, फिलहाल हमारी मुलाकात की खबर किसी को नहीं। मिस्टर कोहली, काम बड़े भरोसे का है। क्या मैं तुम्हारा पूरा भरोसा कर सकती हूँ? मेरा पूरा भरोसा करने के लिए मुझे सुधीर कहकर पुकारना ज़रूरी होता है। अगर तुम मुझे मिस्टर कोहली जैसे औपचारिक नाम से पुकारोगी तो भरोसे वाला माहौल कैसे पैदा होगा? उसने बड़े असमंजसपूर्ण ढंग से मेरी ओर देखा। और फिर मेरी सारी सहेलियां मुझे सुधीर कहकर ही पुकारती हैं। लेकिन मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूँ। अभी नहीं हो? क्या मतलब? मैं बड़े अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। वह हड़बड़ाकर परे देखने लगी। थोड़ी देर हम खामोशी से साथ साथ चलते रहे। रास्ते में उसने मेरी बाह से अपनी बाह निकालने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया। दरअसल मेरी दिलचस्पी बाह में नहीं थी, बाह के मेरी बाह में रहने से हासिल होने वाले उसके एक उरोज के उस स्पर्श में थी, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हारी फीस क्या है? एकाएक उसने पूछा। मामूली, मैं बोला। 100 रुपये रोज और खर्चे 500 एडवांस। खर्चे क्या? पेट्रोल, लंच, डिनर वगैरह। जैसा काम मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ उसके लिहाज से यह फीस ज़्यादा है, तो मैं फीस कम कर दूंगा, लेकिन पता तो लगे कि काम क्या है। मैं तुम्हें एक पैकेट सौंपना चाहती हूँ जिसे तुमने पूरी हिफाजत के साथ अपने साथ रखना है। कर सकोगे यह काम? क्यों नहीं, मामूली काम है। यह पैकेट बीच बीच में मैं तुमसे वापस भी मांगूंगी। यह सिलसिला कितने अर्सा चलेगा? कम से कम 2 हफ्ते, ज़्यादा भी चल सकता है। ओके, पहले 2 हफ्तों के सिर्फ 500, खर्चा वर्चा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल रेट। उसके चेहरे पर अनिश्चय के भाव उभर आए। अगर ये भी ज़्यादा है तो तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपनी फीस बताओ, हम और तरीके से हिसाब किताब कर लेंगे। शट अप, वह बोली। इस बार उसने जबरन मेरी बाह से बाहर निकाल ली। राइट मैडम, मैं बोला और खामोश हो गया। हम दोनों खामोशी से चलते चलते प्लाजा के सामने वाले बरामदे में पहुंच गए। चिनार रेस्टोरेंट के सामने वह ठिठकी, फिर बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोला
और भीतर दाखिल हो गई। मैं भी उसके पीछे भीतर दाखिल हुआ। रेस्टोरेंट की छोटी सी हॉल में नीम अंधेरा था और वह उस वक्त खाली पड़ा था। हम दोनों एक कोने की मेज पर जा बैठे। मोनिका ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। कॉफ़ी आ जाने तक हम खामोश बैठे रहे। फिर मैंने सिगरेट का पैकेट निकाला और उसे खोलकर मोनिका की तरफ बढ़ाया। मोनिका के इनकार करने पर मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। मुझे तुम्हारी फीस मंजूर है, वह बोली। उसने अपना बड़ा सा हैंड बैग खोला और उसमें से 100 के 5 नोट निकालकर मुझे सौंप दिए। मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा, मैं बोला, कि एक पैकेट को हिफाजत से रखने के लिए तुम इतने पैसे क्यों खर्च कर रही हो? मेरे से ज़्यादा हिफाजत की जगह तो बैंक का लॉकर है। इतने पैसों से तुम्हें बैंक का लॉकर 2 साल के लिए हासिल हो सकता है। बैंक के लॉकर से मेरा मतलब हल नहीं होता। अपने पैकेट की मुझे आधी रात को भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आधी रात को बैंक का लॉकर नहीं खोल सकती। आई सी, मिस्टर कोहली। सुधीर, मैंने उसे याद दिलाया। ओह यस, सुधीर। सुधीर, तुम कहीं डर तो नहीं रहे हो? किस बात से? मेरा पैकेट रखने से। उस पैकेट में बम है? मैंने बड़ी संजीदगी से पूछा। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि उस पैकेट की वजह से तुम कोई हंगामा खड़ा होने की उम्मीद कर रही हो। मैं एक क्षण ठिठका और नीम अंधेरे में उसे घूरता हुआ बोला, और तुम मुझे भयभीत भी लग रही हो। भयभीत? वह हड़बड़ा गई। नहीं तो। और एक बात और भी है। क्या? मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। हो सकता है। मैं टेलीविज़न के ड्रामों में हिस्सा लेती हूँ, कभी टेलीविज़न पर देखा होगा। मैं टेलीविज़न देखने का शौकीन नहीं, तो इत्तेफाक से कहीं राह चलते देख लिया होगा। आखिर रहती तो मैं इसी शहर में हूँ। छोड़ो, यह बताओ, जो पैकेट तुम मुझे देना चाहती हो उसमें है क्या? उसमें अलादीन का चिराग है। एक मुनासिब तरीके से मैं उसे घिसूंगी तो उसमें से एक जिन निकलेगा और वह पलक झपकते ही मुझे माला माल कर देगा। आई सी, यानी कि तुम्हारी जिंदगी की वाहिद तमन्ना यही है कि तुम माला माल हो जाओ। यह तमन्ना किसकी नहीं है? लेकिन लोग दौलत के अलावा और भी कुछ चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ। पहले दौलत को आ जाने दो, फिर उसके पीछे पीछे बाकी सब कुछ खुद ब खुद चला आएगा। मिस्टर, जो लोग यह कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं, वे झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, गरीब लोगों को धोखा देते हैं, गुमराह करते हैं। यह धोखा मैं खाती रही हूँ, लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई है। तुमने ठीक समझा। अब मेरी जिंदगी की यह वाहिद तमन्ना है कि मैं माला माल हो जाऊं। दौलत हासिल करने की यह मेरी आखिरी कोशिश है। अगर इस बार मैं कामयाब न हुई तो कामयाबी कभी मेरे हाथ नहीं लगेगी। और जो तुम चाहती हो वह तुम्हें उस पैकेट से हासिल होगा। हाँ, बशर्ते कि यह पैकेट मेरे हाथ से निकल न जाए, कोई उसे मुझसे छीन न ले। मुझे फिर उस सफ़ेद एम्बेसडर वाली काली सूरत का ख्याल आया। इसीलिए उसकी हिफाजत के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मदद तो समझो तुम्हें हासिल हो गई, लेकिन मुझे यह समझाओ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा कैसे है? तुम मुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं। अगर मैं कोई गड़बड़ कर दूं तो? तुम ऐसा नहीं करोगे। उषा नागपाल ने मुझे विश्वास दिलाया है कि पेशे की ईमानदारी की तुम्हारी में बहुत कीमत है। तुम उषा को कैसे जानती हो? बस जानती हूँ। तुम कुछ बता नहीं रही हो। वो खामोश रही। कम से कम इतना तो कबूल करो कि वह पैकेट कोई फसाद खड़ा कर सकता है, उसकी वजह से कोई हंगामा खड़ा हो सकता है। सुधीर, वह विचारपूर्ण स्वर में बोली। सच बता दूं? फौरन। सच बात तो यह है कि उस पैकेट की वजह से हंगामा इतना तगड़ा खड़ा हो सकता है कि मेरी जान जा सकती है। फिर तो उस पैकेट को अपने पास रखने से मेरी जान को भी खतरा पैदा हो सकता है। हाँ, वह कठिन स्वर में बोली। मेरी जान की कीमत 500 रुपये तो बहुत कम है। फिलहाल इससे ज़्यादा रुपए मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मैं ज़्यादा रुपए मांग भी नहीं रहा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तुम मुझ पर भरोसा करके पैकेट मेरे पास रख रही हो तो असली बात भी क्यों नहीं बता देती हो? तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कह चुकती हो कि असली किस्सा क्या है? यह मैं नहीं बता सकती। मैं पैकेट खोल लूँगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। यह शराफत और तुम्हारे पेशे दोनों के खिलाफ बात होगी।
और फिर अगर तुम पैकेट खोल भी लो तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। उसके दिए 500 रुपये अभी भी मेरे हाथ में थे। मैंने वे नोट उसकी गोद में डाल दिए। यह क्या है? वह व्यग्र भाव से बोली। यह नमस्ते है, मैं बोला। यानी कि तुम्हें मेरी मदद करना स्वीकार नहीं? मुझे अंधेरे में टक्करे मारना स्वीकार नहीं। वह सोच में पड़ गई। मैं खामोशी से सिगरेट के कश लगाता रहा और कॉफ़ी पीता रहा। अच्छा, ऐसा करो, वह नोट उठाकर जबरन मेरी मुट्ठी में ठूंसती हुई बोली। तुम सिर्फ एक दिन के लिए पैकेट अपने पास रख लो। कल या तो मैं तुम्हें साफ साफ सारी कहानी सुनाऊंगी और या अपना पैकेट वापस ले जाऊंगी। मैं हिचकिचाया। सुधीर, वह याचनापूर्ण स्वर में बोली। प्लीज़। ओके, थैंक यू। वह चैन की एक लंबी सांस लेती हुई बोली। थैंक यू वेरी मच। मैं खामोश रहा। उसने अपना बड़ा सा बैग फिर खोला और उसमें से भूरे कागज से लिप्त और डोरी से बंधा एक 4 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा और 2 इंच मोटा पैकेट निकाला। डोरी में गांठ के ऐन ऊपर लाल रंग की सील लगी हुई थी। मैंने अपने कोट की भीतरी जेब खाली की और उसमें वह पैकेट धकेलकर कोट के बटन बंद कर लिए। कल मुलाकात कहाँ होगी? फिर मैंने पूछा। यहीं, वह बोली। कितने बजे? तुम बताओ। शाम 4 बजे? नहीं, रात के 10 बजे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वह उठती हुई बोली। तुम मेरे जाने के थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलना। ओके, मैं बोला। लेकिन एक बात और बताती जाओ। क्या? तुम रहती कहाँ हो? उसने बैग से निकालकर एक कार्ड मुझे सौंप दिया और वहाँ से बाहर निकल गई। नीम अंधेरे में बड़ी मुश्किल से मैंने कार्ड को पढ़ा। उस पर साउथ एक्सटेंशन के एक गेस्ट हाउस का पता लिखा हुआ था। मैंने कार्ड जेब में डाल लिया, कॉफ़ी का बिल चुकाया और वहाँ से बाहर निकला। मैं वहाँ से सदर बाजार की ओर बढ़ा। सारे रास्ते मैं एक ही बात सोचता रहा और अपनी याददाश्त की दगाबाजी पर झुंझलाता रहा। मोनिका को पहले कहाँ देखा था मैंने? अपनी कार पर सवार होकर मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा। मेरी कार में एक ब्रीफ केस मौजूद था जिसमें मेरा कुछ वक्ती तौर पर गैर ज़रूरी सामान पड़ा था। उस ब्रीफ केस में मैंने मोनिका का दिया पैकेट रखा, उसे मजबूती से ताला लगाया और स्टेशन के अमानती सामान घर में जमा करवाया। वहाँ से मिली रसीद मैंने तय करके अपने पर्स में रख ली। मैं वापस अपनी कार में आ सवार हुआ। तभी पुलिस की एक जीप मेरी बगल से गुजरी। उस पर निगाह पड़ते ही जैसे मेरे दिमाग की मोम पिघलने लगी। मुझे याद आ गया कि मोनिका को मैंने पहले कहाँ देखा था। मोनिका को पहले मैंने 30 हजारी कोर्ट में देखा था। मोनिका एक कॉल गर्ल थी और अपनी 2 हम पेशा सहेलियों के साथ 2 साल पहले पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी। साथ में मार्था जोन्स नाम की एक स्त्री भी गिरफ्तार हुई थी जो कि उस कॉल गर्ल सर्विस की संचालिका बताई जाती थी। कचहरी में मदन लाल नाम के जिस व्यक्ति ने उसकी जमानत दी थी, मैं उसे जानता था। वह मेरे एक दोस्त का दोस्त था। जिंदगी में पहली और आखिरी बार जब मैं मदन लाल के पंडारा रोड पर स्थित घर में अपने उस दोस्त के साथ गया था, जिसके उसके 2 दिन बाद ही मदन लाल मुझे अदालत में मोनिका और 2 अन्य कॉल गर्ल्स की और उनकी मैडम मार्था जोनस की जमानत देता दिखाई दिया था। तब से मोनिका को मैंने आज देखा था और मदन लाल को मैंने कभी नहीं देखा था। कर्जन रोड, इंडिया गेट होता हुआ मैं पंडारा रोड पहुंचा। वहां मदन लाल का घर तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वह घर पर मौजूद था। मैंने उसे अपना परिचय दिया, अपने उस दोस्त का नाम लिया जिसके साथ 2 साल पहले मैं एक बार उसके घर आ चुका था। मदन लाल ने फिर भी मुझे नहीं पहचाना। कई लोग दोस्त के दोस्त में दिलचस्पी नहीं लेते और फिर 2 साल भी गुजर चुके थे। मैं आपसे मोनिका के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की नीयत से आया था। मैं बोला। कौन मोनिका? आप किसी मोनिका को नहीं जानते? देखिए, पहेलियां न बुझाइए। मोनिका मार्था जोनस नामक एक मैडम के संरक्षण में काम करने वाली एक कॉल गर्ल थी। शायद अब भी हो। 2 साल पहले आपने सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंतर्गत उसकी कोर्ट में जमानत देकर उसे छुड़ाया था, बिना उसको जाने पहचाने। हो सकता है ऐसे काम किसी को ओबलाइज करने के लिए किसी के कहने पर भी किए जा सकते हैं। यानी कि आपको मोनिका नाम की किसी कॉल गर्ल की याद नहीं? न,
और मार्था जोनस नाम की किसी मैडम की? उसकी भी नहीं। वहां बैठना बेकार था। मैंने उसका धन्यवाद किया और उठ खड़ा हुआ। वह मेरे साथ न उठा। मैं उसकी बैठक से बाहर निकला। बैठक की एक खिड़की बाहर सड़क पर पड़ती थी। मैं उसके सामने से गुजरा तो मुझे भीतर बैठे मदन लाल की एक झलक मिली। वह टेलीफोन पर नंबर डायल कर रहा था। मैं खिड़की के पास चटक गया। मैंने कान खड़े कर लिए। मदन लाल धीरे धीरे किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज तो बाहर तक आ रही थी, लेकिन वह जो कुछ कह रहा था उसका एक शब्द भी मेरे पल्ले न पड़ा। मैं वहां से हट गया। मैं नेहरू प्लेस पहुंचा। अपने ऑफिस के सामने पार्किंग में मुझे एक वैसी ही सफेद एम्बेसडर दिखाई दी जो मेरे पीछे लगी रही थी, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता था कि वह वही सफेद एम्बेसडर थी। अलबत्ता साथ में काली सूरत भी दिखाई दी होती तो बात दूसरी थी। तभी राकेश मेरे पास पहुंचा। सफेद एम्बेसडर उसकी किताबों की दुकान के ऐन सामने खड़ी थी। यह गाड़ी किसकी है? मैंने पूछा। एक काला सा आदमी इसे यहाँ खड़ी करके गया था, राकेश ने बताया। नीला सूट, लाल टाई, घुंघराले बाल। वही। निश्चय ही वह वही कार थी जो मेरे पीछे लगी रही थी। मैंने कार का नंबर नोट कर लिया। फिर मेरी निगाह अपने आप ही इमारत की चौथी मंजिल की तरफ उठ गई। कहीं वह मेरे ऑफिस में ही तो नहीं गया था। फिर कुछ सोचकर मैंने अपने पर्स से स्टेशन के क्लॉक रूम की रसीद निकाली। मैंने रसीद राकेश को थमाई और बोला, इसे थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लो और गाड़ी भी तुम्हारे हवाले है। तुमने मोती बाग जाना था ना? शुक्रिया, वह बोला। मैं अभी चाबियां आपके दफ्तर में पहुंचा जाऊंगा। ठीक है, जो मुनासिब समझना करना। मैं इमारत में दाखिल हुआ। लिफ्ट में सवार होकर मैं चौथी मंजिल पर पहुंचा। अपने ऑफिस में जाने से पहले मैं बगल के ऑफिस में दाखिल हुआ। वह उन वकील साहब का ऑफिस था जिनकी सेक्रेटरी उषा नागपाल थी। उषा वहां नहीं थी। एक चपरासी ने बताया कि वह सुबह से ही वहां नहीं थी। मैं अपने ऑफिस के सामने पहुंचा। मैंने ताला खोला और बाहर लटकी वह प्लेट उतारी जिस पर लिखा था कि ताला लगा होने की स्थिति में बगल के ऑफिस में उषा नागपाल से संपर्क स्थापित करें। मैं भीतर दाखिल हुआ। मेरे ऑफिस में 2 कमरे थे। एक बाहरी कमरा था जो रिसेप्शन के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसी के एक कोने में एक टाइपिस्ट की टेबल लगी हुई थी जिस पर कि टाइपराइटर तो मौजूद था, लेकिन टाइपिस्ट नहीं थी। फिलहाल अपने क्लाइंटों को दी जाने वाली रिपोर्ट मैं खुद ही टाइप करता था। बड़ी इच्छा थी एक सुंदर दयानतदार टाइपिस्ट रखने की, लेकिन अभी मेरी कमाई इतनी नहीं थी कि मैं कोई ऐसा खर्चा पाल पाता। ऐसी इच्छा इसलिए थी क्योंकि जासूसी नॉवलों में आम पड़ा था कि हर प्राइवेट डिटेक्टिव की एक सेक्रेटरी होती थी। दफ्तर के विभिन्न कामों के साथ साथ जिसका एक अहम काम अपने एम्प्लॉयर की गोद में बैठना भी होता था। रिसेप्शन पर पहुंचते ही मैं ठिठका। भीतर मेरे ऑफिस में कोई था। भीतर जो कोई भी था बहुत चालाक था। मेरे ऑफिस के मुख्य द्वार पर स्प्रिंग लॉक लगा हुआ था जो भीतर बाहर दोनों तरफ से चाबी फिराकर बंद किया जा सकता था, खोला जा सकता था। प्रत्यक्षता कोई ताला खोल भीतर दाखिल हुआ था और फिर यह जाहिर करने के लिए कि दरवाजा बंद था, उसने भीतर से ताला लगा दिया था और बाहर लटकी तख्ती को लटका रहने दिया था। भीतर कौन था? मैंने सोचा। क्या वही सफेद एम्बेसडर वाली काली सूरत? मेरा दिल गवाही देने लगा कि भीतर वही था। मैंने तख्ती को धीरे से एक सोफे पर डाल दिया। मैं दबे पांव बीच के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन शायद मेरे आगमन की आहट पहले ही भीतर पहुंच चुकी थी। एकाएक बीच का दरवाजा खुला और चौखट पर काली सूरत प्रकट हुई। उसके हाथ में एक 38 कैलिबर की मेरी जानी पहचानी स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर थी, मेरी अपनी रिवॉल्वर। वह चौखट से परे हट गया। रिवॉल्वर से ही इशारा करके उसने मुझे भीतर आने का संकेत किया। मैं भीतर दाखिल हुआ। मेज पर पीटर स्कॉच की आधी भरी बोतल पड़ी थी, रिवॉल्वर की तरह बोतल भी मेरी। मैंने कहर भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। वह धीरे से हंसा। अपनी गाड़ी में तो वह मुझे कंधों से ऊपर ऊपर ही दिखाई दिया था। तब मैंने देखा कि वह बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी था। मैंने एक सरसरी निगाह कमरे में दौड़ाई। मेरी मेज के सारे दराज खुले थे। एक कोने में स्टील की एक अलमारी पड़ी थी
उसके भी दोनों दरवाजे खुले थे। वह काला भुजंग हाथी ताले खोलने में माहिर मालूम होता था। लाओ, वह अपना खाली हाथ मेरी तरफ फैलाता हुआ बोला। निकालो। मुझे मालूम था वह क्या मांग रहा था, लेकिन फिर भी मैं हैरानी जाहिर करता हुआ बोला, क्या निकालूं? उसने यूं उलझनपूर्ण ढंग से मेरी ओर देखा, जैसे मेरा जवाब उसकी समझ में ना आ रहा हो। लगता था मोटे आदमी की अकल भी मोटी थी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने निरर्थक सा प्रश्न किया। तुम भीतर कैसे घुसे? वो पैकेट कहाँ है? कौन सा पैकेट? उसके हाथ का एक घूंसा बिजली की तेजी से मेरे चेहरे से टकराया। मैं उलटकर पीछे गिरा। मेरी खोपड़ी झंझना गई। मेरे कानों में घंटियां बजने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह एक राक्षस की तरह मेरे सामने खड़ा था और मुझे पहले से 10 गुना लंबा चौड़ा लग रहा था। मिजाज ठिकाने आए? वह बोला। आ गए पिताजी, मैंने कहा। उठकर खड़े हो जाओ। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हो पाया। आज तुम्हें मोनिका नाम की एक लड़की मिली थी? वह बोला। कौन मोनिका? देखो, वह यूं बोला जैसे कोई मास्टर किसी चौथी जमात के बच्चे को समझा रहा हो। तुम हफ्ते 10 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहते हो? नहीं? गुड। अब साबित करके दिखाओ कि तुम अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते। आज मुझे मोनिका नाम की एक लड़की मिली थी। शाबाश। उस लड़की ने तुम्हें एक पैकेट दिया था। वह पैकेट कहाँ है? मोनिका ने मुझे कोई पैकेट नहीं दिया था। उसने इतनी जोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा कि मेरे दांत हिल गए और मुझे लगा जैसे मेरी खोपड़ी मेरी गर्दन का पूरा घेरा काटकर अपने स्थान पर वापस लौटी हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, वह धीरे से बोला। मेरे सवाल का सही जवाब अगर तुम मुझे शाम तक भी दोगे तो चलेगा। मैंने जोर से अपने सिर को झटका दिया और बड़ी मेहनत से अपनी आंखों से उबल पड़ने के लिए तत्पर आंसुओं को रोका। हाँ तो? वह फिर बोला। तुम कह रहे थे। तभी राकेश ने भीतर कदम रखा। उसको भीतर आते केवल मैंने देखा, क्योंकि मेरा दरवाजे की तरफ मुंह था और हाथी की उधर पीठ थी। उसने मेरे देखते देखते रिसेप्शन से एक स्टूल उठाया और उसे हाथी पर फेंक कर मारा। स्टूल हाथी के रिवॉल्वर वाले हाथ से टकराया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर छत पर टंगे पंखे से टकराई और फिर मेरे सामने आकर गिरी। मैंने झपट कर रिवॉल्वर उठा ली। स्टूल की चोट से हाथी का कुछ बिगड़ा नहीं था, सिर्फ रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई थी और वह अब मैंने उसकी तरफ तानी हुई थी। उसने उलझनपूर्ण ढंग से राकेश की तरफ देखा। कोहली साहब, राकेश दहशत भरे स्वर में बोला। मैं तो आपकी कार की चाबियां वापस करने आया था। माजरा क्या है? माजरा तो अभी मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, मैं बोला। लेकिन दोस्त, आए तुम बहुत अच्छे मौके पर। यह आदमी क्या आपको मार डालना चाहता था? कुछ ऐसे ही खतरनाक इरादे मालूम होते थे इसके। क्यों हाथी भाई? हाथी खामोश रहा। राकेश, जरा इसकी तलाशी लो। देखो, इसके पास कोई हथियार तो नहीं? राकेश ने डरते डरते उसकी जेबें टटोली। हाथी के पास अपना कोई हथियार नहीं था। होता भी क्यों? हाथी को भी कहीं हथियार की जरूरत होती है। कौन हो तुम? मैंने हाथी से सवाल किया। वह खामोश रहा। हाथी भाई, मैंने उसे समझाया, तुम यहाँ चोरों की तरह घुसे हो। तुमने मुझ पर हमला भी किया है। मैं तुम्हें जान से भी मार डालूंगा तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। उल्टे पुलिस मेरी तारीफ करेगी कि ऐसी खतरनाक हालत में मैंने इतना हौसला दिखाया। ये साहब, मैंने राकेश की तरफ इशारा किया, विटनेस होंगे कि मैंने आत्मरक्षा के लिए तुम्हें गोली मारी थी। अब जल्दी फैसला करो, अपना राग मुझे यहाँ सुनाना चाहते हो या ऊपर यमराज को? मेरा नाम जवाहर सिंह है, वह जल्दी से बोला। गीत का मुखड़ा अच्छा है, अब बाकी राग भी अलापो। मैं तुमसे वो चीज हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मोनिका ने तुम्हें दी है। मोनिका ने वह चीज मेरे बॉस के पास से चोरी की है। मेरी या मेरे बॉस की तुमसे कोई जाति अदावत नहीं। वह चीज हमारी है, इसलिए हमें वापस हासिल चाहिए। तुम वह चीज वापस कर दो। बदले में हम तुम्हारे एहसानमंद तो होंगे ही, साथ ही हम तुम्हें नगद 10,000 रुपये भी देंगे। तभी उषा ने भीतर कदम रखा। भीतर चल रहे ड्रामे पर निगाह पड़ते ही उसके माथे पर पल पड़ गए। यह क्या हो रहा है? वह बोली। जवाहर सिंह ने यूं उसकी तरफ देखा जैसे शरारत करते बच्चों की क्लास में
हेडमास्टर आ गया हो और अब उसे हेडमास्टर द्वारा बचा लिए जाने की उम्मीद हो गई हो। और तुम, वह आगे बढ़ी और मेरे सामने आ खड़ी हुई। यह रिवॉल्वर क्यों थामे हुए हो? उसके सामने आते ही जवाहर सिंह एक ही छलांग में बाहर कमरे में पहुंच गया और फिर बगुले की तरह बाहर को लपका। अपने विशाल शरीर के लिहाज से उसने बड़ी अप्रत्याशित फुर्ती दिखाई थी। मैंने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन उषा ने मुझे रोक लिया। जाने दो उसे, वह बोली, खामखा खून खराबा हो जाएगा। मैंने उसे परे हटाया और बाहर भागा। वह मुझे गलियारे में न दिखाई दिया। लिफ्ट का इंडिकेटर बता रहा था कि वह नीचे जा रही थी। मैं सीढ़ियों के रास्ते नीचे लपका। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर मैंने पाया कि लिफ्ट ऊपर जा रही थी। मैं पार्किंग में पहुंचा। सफ़ेद एम्बेसडर वहां खड़ी थी, लेकिन जवाहर सिंह का कहीं अता पता नहीं था। मैं वापस अपने ऑफिस में लौट गया। तुमने खामखा उसे निकल जाने दिया, मैं शिकायत भरे स्वर में उषा से बोला। उषा ने यूं मेरी तरफ देखा जैसे वह रोने लगी हो। चलो छोड़ो, मैं बोला, जो हुआ सो हुआ। इसलिए मुझे तुम्हारा यह धंधा पसंद नहीं, वह रुआसी स्वर में बोली। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे मुझे कैसे हो जाता? रिवॉल्वर तो मेरे हाथ में थी। लेकिन वह इतना लंबा चौड़ा आदमी था और सूरज से ही बदमाश लग रहा था। रिवॉल्वर के सामने लंबाई चौड़ाई नहीं चलती। अच्छा, मेरी गलती थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और वह पांव पटकती हुई वहां से चली गई। मैं भी चलता हूँ, राकेश बोला। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उसने कार की चाबियां मेज पर उछाल दी और वहां से चला गया। मैंने मेज पर से पीटर स्कॉच की बोतल उठाकर दराज में रखी और मेज को और अलमारी को ताला लगा दिया। मैं महसूस कर रहा था कि मैं खामखा उषा के साथ रुखाई से पेश आया था। उसने हमेशा जो कुछ किया था मेरी भलाई के लिए किया था। आज जो मैं उस असाधारण धंधे में 4 पैसे कमा रहा था, उसी की वजह से कमा रहा था। वह दफ्तर उसने मुझे दिलवाया था और शुरू में दफ्तर चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी उसने दी थी। अभी भी दफ्तर चलाने में वह मेरी हर तरह की मदद करती थी और अपने अधिकतर क्लाइंट मुझे उसी की वजह से हासिल होते थे। वह एक प्रसिद्ध वकील की सेक्रेटरी थी और वकील साहब को प्राइवेट तहकीकात की ज़रूरत अक्सर पड़ा करती थी। ऐसी ज़रूरत पड़ने पर उषा सिर्फ मेरा नाम रिकमेंड किया करती थी। मैंने उषा के पास जाकर उसे सॉरी बोलने का फैसला किया। मैं उसके ऑफिस में पहुंचा। वह वहां नहीं थी। मालूम हुआ कि वह अब लौट कर भी नहीं आने वाली थी। मैं वापस अपने ऑफिस में आया। मैंने मुख्य द्वार को ताला लगाया और नीचे पहुंचा। सफ़ेद एम्बेसडर अभी भी यथास्थान खड़ी थी। मैं फिर उसके पास पहुंचा। मैंने चुपचाप उसके अगले एक पहिए की हवा निकाल दी। मैं राकेश की बुक शॉप में लौटा। वह आदमी अपनी गाड़ी लेने जरूर आएगा। मैं सफ़ेद कार की तरफ संकेत करता हुआ बोला। मैंने कार के एक पहिए की हवा निकाल दी है। पहिया बदलने में टाइम लगता है। अगर कोई कार लेने आए तो मुझे फौरन खबर करना। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में न हुए, वह बोला। मैंने एक कार्ड पर उसे 2-3 टेलीफोन नंबर लिख दिए और बोला, तो इन नंबरों पर मुझे तलाश करने की कोशिश करना। उसने सहमति में सिर हिलाया। फिर मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाया और उषा के घर का नंबर डायल किया। वह पास ही कालका जी में रहती थी। हो सकता था वह सीधे घर गई हो। टेलीफोन की घंटी बजती रही। मैंने हताश होकर रिसीवर रख दिया। प्रत्यक्षता वह घर पर नहीं पहुंची थी। मैं बुक शॉप से बाहर निकला। उसी ब्लॉक में एक रेस्टोरेंट था। मैं उसमें पहुंचा। उषा वहां बैठी थी। उसके सामने एक कॉफ़ी का कप रखा था, लेकिन उसकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं मालूम होती थी। मैं उसके बगल में जा बैठा। मैंने अपनी एक बांह उसके गिर्द लपेट दी। अरे, वह हड़बड़ा कर बोली, क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। ऐसी की तैसी लोगों की, मैं बोला। मैं लोगों के देखने का ख्याल करूं या तुम्हारी नाराज़गी का? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। झूठ मत बोलो। कॉफ़ी पियोगे? बात को टालो नहीं। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, थी तो अब नहीं हूँ, ऑनेस्ट। फिर कॉफ़ी क्यों नहीं पीऊँगा? साथ कुछ खाओगे? हाँ। क्या? उषा, बको मत। मैं कहाँ बक रहा हूँ? मैंने तो तुम्हारी बात का जवाब दिया है। तुम जानते तो हो मैंने क्या पूछा है। ठीक है, हैमबर्गर खाऊंगा। उसने मेरे लिए हैमबर्गर और कॉफ़ी मंगवाई। उषा, कुछ देर बाद मैंने पूछा, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो?
उसने एक गहरी सांस ली और बोली, बड़ी गड़बड़ हो गई सुधीर। क्या हो गया है? उस मोनिका नाम की लड़की को तुम्हारे पास भेजकर मैंने अच्छा नहीं किया। कहीं तुम्हारे लिए कोई झमेला न खड़ा हो जाए। मेरे लिए क्या झमेला खड़ा हो सकता है? हो सकता है, बहुत भारी झमेला खड़ा हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं उसका केस छोड़ देता हूँ। अब ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मोनिका के गेस्ट हाउस के कमरे से उसकी लाश बरामद हुई है। क्या? बेचारी बहुत बुरी मौत मरी है। किसी शॉटगन की गोली ने उसके चेहरे के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। मेरे छक्के छूट गए। मेरी आंखों के सामने मोनिका का खूबसूरत चेहरा घूम गया। वह केस तो वाकई बड़ा खतरनाक साबित हो रहा था। काम क्या कराना चाहती थी वह तुमसे? ओशा पूछ रही थी। मैंने डनहिल का पैकेट निकाला। मैंने एक सिगरेट उषा को दिया और एक स्वयं लिया। लाइटर से मैंने दोनों सिगरेट सुलगाए और बोला, एक पैकेट था उसके पास जिसकी हिफाजत वह मुझसे करवाना चाहती थी। तुमने काम कबूल कर लिया था? हाँ। यानी कि अब वह पैकेट तुम्हारे पास है? हाँ। सुधीर, उस पैकेट से पीछा छुड़ाओ। वह पैकेट खतरनाक साबित हो सकता है। वह पैकेट फायदेमंद भी साबित हो सकता है। जवाहर सिंह नाम का वो काला हाथी जो तुम्हारे एकाएक पहुंच जाने पर मेरे ऑफिस से भाग निकला था, उस पैकेट के बदले में मुझे 10,000 रुपये दे रहा था। मुमकिन है कोई सखी हातिम इससे भी बड़ी रकम ऑफर करने के लिए आ जाए, और फिर मुमकिन है उसी बड़ी रकम की वजह से मैं उषा नागपाल नाम की एक खूबसूरत लड़की से शादी करना अफोर्ड कर सकूं। बकवास मत करो। वह पैकेट मुझे दो ताकि मैं उसे जमुना में फेंक कर आऊं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी मोनिका जैसा अंजाम हो जाए और मैं उम्र भर रोती रहूं। अरे, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन उम्र भर रोगी तो तुम जरूर, लेकिन इस वजह से नहीं। तो और क्यों रोऊंगी? मुझसे शादी करके रोगी। मैंने कहा है बकवास मत करो। बोलो, कहाँ है वो पैकेट? तुम पैकेट का किस्सा छोड़ो और खातिर जमा रखो। मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन तभी एक सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचा। उसका नाम देवेंद्र कुमार यादव था और वह मेरा और उषा दोनों को जाना पहचाना था। वह एक लगभग 35 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। आओ आओ यादव साहब, मैं बोला। मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। वह बोला, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। क्यों, क्या बात है? तुम्हें इंस्पेक्टर साहब ने याद किया है। वजह? वे मोनिका नाम की एक लड़की के बारे में तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मुझसे क्यों? क्योंकि मोनिका की हत्या हो गई है और हमें मालूम हुआ है कि मरने से पहले जिस आखिरी शख्स से उसका संपर्क हुआ था वो तुम थे। सुधीर का उसकी मौत से कोई रिश्ता नहीं, उषा ने तीखे स्वर में कहा। मैंने ऐसा कब कहा? यादव हैरानी से बोला। तो फिर तुम्हारे साहब ने सुधीर को क्यों तलब किया है? बताया तो है, कुछ सवाल पूछने के लिए। कैसे सवाल? यह तो इंस्पेक्टर साहब ही जाने। ओके ओके, मैं बीच में बोल पड़ा। चलो, कहाँ चलना है? मुझे फोन करना, उषा व्यग्र स्वर में बोली। अच्छा, मैं उठता हुआ बोला। मैं सब इंस्पेक्टर यादव के साथ हो लिया। वह मुझे साउथ एक्सटेंशन के उस गेस्ट हाउस में ले आया जिसका नाम मैंने मोनिका के कार्ड पर पढ़ा था। यादव मुझे दूसरी मंजिल पर लाया। वहां कोने के एक कमरे के सामने कुछ मातहतों के साथ इंस्पेक्टर रोशनलाल खड़ा था। रोशनलाल 50 से ऊपर का लाल भभूका चेहरे वाला बड़ा रोबीला आदमी था। वह सिर से एकदम गंजा था, लेकिन उसकी मूछें और भवें इतनी भारी थी कि लगता था कि सिर के बालों की कसर वहां निकल गई थी। उसने मुझसे हाथ मिलाया। मोनिका के कत्ल की खबर तो तुम्हें लग गई होगी, वह बोला। हाँ, मैंने कहा। वह इस कमरे में, रोशनलाल जिस कमरे के सामने खड़ा था उसकी ओर संकेत करता हुआ बोला, अपनी जूली नाम की एक सहेली के साथ रहती थी। यहाँ पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि पिछले 2 दिनों से जूली को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस बात की यहाँ किसी को परवाह नहीं मालूम होती। प्रत्यक्षता इन लड़कियों का कुछ दिन के लिए यहाँ से गायब हो जाना आम बात है। आम बात क्यों है? क्योंकि हमें दोनों लड़कियों पर कॉल गर्ल होने का शक है। इस गेस्ट हाउस की रिप्यूट कुछ ऐसी है। यहाँ 2 बार छापा पड़ चुका है। ओह, क्या मोनिका की लाश अभी भी भीतर पड़ी है? हाँ, मैं देख सकता हूँ उसे। देख लो, लेकिन नज़ारा बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे।
आते उबल आएंगी। गोली से उसके चेहरे के परखच्चे उड़ गए हैं। गर्दन से ऊपर उसके चेहरे के स्थान पर मांस का एक खूनी लोथड़ा भर दिखाई दे रहा है। मेरे शरीर में ऐसी झुरझुरी दौड़ी कि मैं उसे छुपा भी नहीं सका। आप लोगों को कत्ल की खबर कैसे लगी? मैंने पूछा। किसी की गुमनाम कॉल से, रोशन लाल ने बताया। कोई लड़की बोल रही थी। उसने इस गेस्ट हाउस का नाम बताया। कहा कि इसमें मोनिका नाम की एक लड़की का कत्ल हो गया था और फिर एकदम टेलीफोन बंद कर दिया। कत्ल किस वक्त हुआ था यह अभी पक्का पता नहीं, लेकिन 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं हुए कत्ल हुए। आपने मुझे तलब क्यों किया? आपको ये कैसे मालूम है कि मोनिका आज मुझसे मिली थी? भीतर टेलीफोन के पास एक पैड पड़ा है। उस पर तुम्हारा नाम, तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी का नाम और तुम्हारे ऑफिस का टेलीफोन नंबर लिखा था। उसी से हमने अंदाजा लगाया कि शायद उसने तुमसे संपर्क स्थापित किया हो। वह मिली थी तुमसे? हाँ, आज सुबह मोनिका ने मुझे सुपर बाजार के सामने बुलाया था। मैं उससे मिला था, लेकिन जो काम वह मुझसे करवाना चाहती थी वह मुझे जचा नहीं था, इसलिए कहानी खत्म हो गई थी। काम क्या था? वह अपना एक पैकेट मेरी हिफाजत में रखना चाहती थी। मैंने उसे कह दिया था कि इतने मामूली काम मैं नहीं लेता था। वह अपना पैकेट रखने के लिए बैंक का लॉकर किराए पर ले सकती थी। यह कब की बात है? कोई 10:30-11 बजे की। उस वक्त वह डरी हुई या परेशान लग रही थी? नहीं। उसके बारे में कुछ और बता सकते हो तुम? नहीं। सब इंस्पेक्टर यादव का कहना है कि तुम अपनी महिला क्लाइंट्स की जांच पड़ताल तो बहुत बारीकी से करने के आदी हो। फिर? इसका कहना ठीक है, लेकिन वह लड़की तो मेरी क्लाइंट बनी ही नहीं। मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि उसका काम मैं अपने हाथ नहीं ले सकता था। अगर मैंने उसका काम कबूल किया होता तो ज़रूरी बात थी कि मैं उससे बहुत कुछ पूछता। अब क्या मैं लाश पर एक निगाह डाल सकता हूँ? इंस्पेक्टर रोशन लाल ने सहमति में सिर हिला दिया। सब इंस्पेक्टर यादव ने कमरे का दरवाजा खोला। मैंने दांत भींच लिए और डरते हुए भीतर कदम रखा। लाश के चेहरे की जैसी हालत इंस्पेक्टर रोशन लाल ने बयान की थी, वह उससे ज़्यादा बुरी हालत में थी। मैं उस पर दूसरी निगाह डालने की ताव न ला सका, लेकिन मैंने देखा कि मौत की हालत में वह बड़ी पिचकी हुई, निचुड़ी हुई सी लग रही थी। उस वक्त वह जॉर्जेट की एक साड़ी और उससे मिलता जुलता ओनी ब्लाउज पहने थी, जिसमें उसका वक्ष उतना उन्नत नहीं लग रहा था जितना कि हाई नेक के पुलोवर में मैं देख चुका था। सुबह जब ये मुझसे मिली थी, मैं बोला। उस वक्त यह पीले रंग का हाई नेक का पुलोवर, कॉर्डराय की भूरी जीन और चमड़े का लाल कोट पहनी थी। मैं बोला। हमें मालूम है, यादव बोला। 3 बजे के करीब यह इसी पोशाक में यहाँ आती देखी गई थी, लेकिन यहाँ आकर इसने कपड़े बदल लिए होंगे। वे कपड़े यानी कि इसकी पहली पोशाक यहाँ मौजूद है? नहीं। वो पोशाक कहाँ गई? क्या मालूम, शायद वह पोशाक इसने ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दी हो। आप लोगों को मालूम करना चाहिए। करेंगे। अब मुझे इजाज़त है? साहब से पूछो। मैंने साहब से पूछा। उसने इजाज़त दे दी, लेकिन यादव की सूरत से लग रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वह मुझे हवालात में डालकर मुझ पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करने की कोशिश करता। मैं गेस्ट हाउस से बाहर निकला। वहां तब मैं पुलिस की जीप में लाया गया था, लेकिन किसी भी पुलिसिये ने यह सोचने की तकलीफ नहीं की थी कि जहां से मैं लाया गया था वहां मैंने वापस भी पहुंचना था। मैं एक 3 व्हीलर स्कूटर पर सवार हुआ और ग्रेटर कैलाश में स्थित अपने एक कमरे के फ्लैट में पहुंचा। दिन भर की भागदौड़ से मैं थक गया था और उस वक्त मैं थोड़ा आराम करना चाहता था। मैंने कपड़े उतारकर कुर्ता पजामा पहना, पीटर स्कॉट की बोतल निकालकर एक पैक तैयार किया, फ्रिज में से सलामी की प्लेट निकाली, ऐश ट्रे ढूंढकर अपने काबू में की और जेम्स जोन्स का उपन्यास विसल लेकर सोफे पर लेट गया। डनहिल के कशों, विस्की की चुस्कियों और सलामी के टुकड़ों के बीच मैं उपन्यास पढ़ता रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया। एकाएक टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं चौंका। मैंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया, उसे कान से लगाया और बोला, हेलो। दूसरी ओर से आती हुई आवाज़ सुनकर मेरे हाथ से विस्की का गिलास छूटते छूटते बचा। वह वही बड़ी मधुर, बड़ी संतुलित, बड़ी लुभावनी आवाज़ थी
जो मैं सुबह ऑफिस के टेलीफोन पर भी सुन चुका था। क्या वह कोई धोखा था? उस आवाज की मालकिन की लाश तो मैं अपनी आंखों से देख कर आया था। क्या वह मुझे खराब करने की पुलिस की कोई शरारत थी? कोई चक्कर था तो जरूर। प्रत्यक्षता मैंने सरल स्वर में पूछा। आप कौन बोल रही हैं? तुम्हें मालूम है मैं कौन बोल रही हूँ, जवाब मिला। मैं फोन पर अपना नाम नहीं लेना चाहती। मुझे नहीं मालूम। आज सुबह कनॉट प्लेस में हमारी मुलाकात हुई थी। कल रात चिनार में हमने फिर मिलना है। अब ठीक? क्या चाहती हो? तुमसे मिलना चाहती हूँ, फौरन। किस लिए? मुझे तुम्हारी शरण की जरूरत है। और भी बातें हैं। उसकी आवाज में भय का बड़ा स्पष्ट पुट था। तुम कहाँ हो? निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। वहां क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। यही फैसला करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ जाऊं। ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ। पता तुम्हें मालूम है ना? हाँ, डायरेक्टरी में लिखा है। संबंध विच्छेद हो गया। मैंने विस्की का गिलास खाली किया, सिगरेट एश ट्रे में झोंका, सलामी का आखिरी टुकड़ा चबाया, जेम्स जोन्स को अलविदा कहा और कपड़े बदलने लगा। तभी फ्लैट की घंटी बजी। मैं सकपका गया। कौन आ गया था? क्या पुलिस या जवाहर सिंह एंड कंपनी? मोनिका तो इतनी जल्दी निजामुद्दीन से वहां पहुंच नहीं सकती थी। कौन है? मैं उच्च स्वर में बोला। मैं। दरवाजे के पार से उषा की आवाज आई। उषा। मैंने दरवाजा खोला। उषा भीतर दाखिल हुई। किसी और वक्त उषा वहां आई होती तो मैं बहुत खुशी महसूस करता। जाम हो, महबूबा हो, तन्हाई हो, और क्या चाहिए था। लेकिन उस वक्त मोनिका ने आना था। बात सिर्फ मोनिका की होती तो और बात होती। लेकिन उस वक्त तो मैं इस सस्पेंस में भी मरा जा रहा था कि मुर्दा जिंदा कैसे हो गया था। मैं यही देखने आई थी, वह बोली, कि पुलिस ने तुम्हें छोड़ा या नहीं। जैसे तेवर यादव दिखा रहा था, उससे तो लगता था कि वे तुम्हें जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और मीठे स्वर में बोला, तुम बहुत चिंता करती हो मेरी। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? वह बोली, मैं तुम्हारी मम्मी जो हूँ। जवाब में मैंने उसके होठों पर एक चुंबन अंकित कर दिया। उसने जबरन मेरी पकड़ से अपने आप को छुड़ाया और मुझसे परे हटकर सोफे पर बैठ गई। क्या बात है? मैं बोला। सुधीर, वह गंभीर स्वर में बोली, मुझे तुम्हारी चिंता लग रही है। चिंता? किस वजह से? मोनिका के पैकेट की वजह से। मेरी चिंता तब तक खत्म नहीं होने वाली जब तक तुम उस फसादी पैकेट का पीछा नहीं छोड़ देते। उषा, तुम तो खामखा बात का पतंगड़ बना रही हो। सुधीर, वह पैकेट तुम मेरे हवाले करो ताकि मैं उसे आग लगा सकूं या दरिया में फेंक दूं। मैं खामोश रहा। अगर वह पैकेट उतना ही खतरनाक है जितना तुम उसे साबित करने की कोशिश कर रही हो तो हरगिज नहीं दूंगा। मैं भला क्यों चाहूंगा कि मेरी बला तुम्हारे गले पड़ जाए। मुझे कुछ नहीं होता तो फिर मुझे भी कुछ नहीं होता। तुम्हें हो सकता है। तुम पैकेट को अपने पास रखोगे, मैं उससे पीछा छुड़ाऊंगी। उषा, मैं चिढ़ गया। यह पैकेट की कथा छोड़ो। अब सचमुच ही मेरी अम्मा बनकर मत दिखाओ। ठीक है। वह उठ खड़ी हुई। मैं जाती हूँ। लो, अब गुस्सा हो गई। लेकिन जाने से पहले एक बात कहकर जाना चाहती हूँ। क्या? तुम मूर्ख हो, गधे हो, मेरी मोहब्बत के काबिल कतई नहीं हो। उषा, मैं ऐसे किसी आदमी के साथ जिंदगी काटने की कल्पना नहीं कर सकती जो मेरी छोटी सी बात, ऐसी बात जिसमें उसका ही भला है, मानने को तैयार नहीं। उषा, तुम बात का पतंगड़ बना रही हो। गुड बाय मिस्टर सुधीर कोहली। वह फर्श को रौंदती हुई वहां से बाहर निकल गई। जाती बार उसने इतनी जोर से फ्लैट का दरवाजा बंद किया कि कमरे की खिड़कियां झंझना गई। मैं कमरे में ठिठका खड़ा रहा। उसे रोकना बेकार था। अपनी मौजूदा मूड में वह रुकने वाली नहीं थी। उसकी एक बात पर मुझे पूरा विश्वास था। वह जो कुछ भी कह रही थी, जो कुछ भी सोच रही थी, सब मेरे भले के लिए था। उस पैकेट के बारे में वो कुछ ऐसा जानती थी जो वह मुझे बता नहीं रही थी। अगर असली बात वह मुझे बता देती तो शायद मैं जिद न करता। लेकिन पैकेट के मामले में वह तो मुझसे ऐसे पेश आ रही थी जैसे मैं कोई दूध पीता बच्चा था जो अपना भला बुरा कतई नहीं समझता था। वैसे उस झगड़े से मैं ज्यादा चिंतित नहीं था। वैसे गुड बाय उषा मुझसे कई बार कह चुकी थी। हर गुड बाय के बाद 2-4 दिन टेंशन का माहौल चलता था और फिर सुलह हो जाती थी। तभी कॉल बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला।
मेरे सामने अपनी सुबह वाली ही पोशाक में मोनिका खड़ी थी। उस वक्त वह बड़ी उजड़ी सी हालत में लग रही थी। उसने अपने हाथ पांव ढीले छोड़े हुए थे और उसके चेहरे से परेशानी और पस्ती साफ झलक रही थी। उसका मेकअप फीका पड़ चुका था और उसके खूबसूरत लंबे काले बाल बिखरे हुए थे, लेकिन अपनी उस मौजूदा हालत में भी वह कम दिलकश नहीं लग रही थी। उसके भीतर आते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया। वह धम से एक सोफे पर ढेर हो गई। फिर उसकी निगाह विस्की की बोतल पर पड़ी। क्या मैं? वह सकुचाती हुई बोली। क्या मैं एक? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुरंत बोला, शौक से। मैं किचन में से एक गिलास ले आया। मैंने पीटर स्कॉच का एक बड़ा सा पैक बनाकर उसे थमा दिया। उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। क्या किस्सा है? मैंने उसके लिए दूसरा जाम बनाते हुए पूछा। पुलिस तो तुम्हें मरा समझ रही है। अब नहीं समझ रही, वह बोली। इस बार उसने ड्रिंक में जल्दबाजी नहीं दिखाई। क्या मतलब? पुलिस लाश की शिनाख्त और तरीकों से कर चुकी है। वास्तव में मरी मेरी रूममेट जूली है, लेकिन मेरी ट्रेजेडी यह है कि पुलिस अब मुझे जूली का हत्यारा समझ रही है और बड़ी सरगर्मी से मेरी तलाश कर रही है। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ है? रेडियो में आया है। ओह, फिर तो तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं था। क्यों? पुलिस तुम्हारे बारे में पूछताछ करने के लिए मुझे भी तलब कर चुकी है। उन्हें मालूम है कि तुमने मुझसे संपर्क स्थापित किया था। पूछे जाने पर मैंने कह दिया था कि मैंने तुम्हारा केस नहीं लिया था, लेकिन फिर भी पुलिस यह सोच सकती है कि शायद तुम मेरे पास आई हो। ओह, फिर तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम पर संकट आए। पुलिस तुम्हें सूरज से पहचानती है? अभी नहीं, लेकिन पोशाक से पहचान सकती है। पेपर में छपा है कि गायब होने से पहले मैं कौन सी पोशाक पहनी थी। यह कोई बड़ी समस्या नहीं। तुम पोशाक बदल लो और अपने खुले बालों को चोटी की सूरत में गूंद लो तो बात बन जाएगी। लेकिन पोशाक मेरे पास और है नहीं, और मुझे चोटी भी बनानी नहीं आती। पोशाक का इंतजाम मैं करता हूँ तुम्हारे लिए, और चोटी के नाम पर कुछ आटा दलिया तो कर ही लोगी। आखिर लड़की हो। पोशाक कहाँ से आएगी? मार्केट से। मैं अभी ला देता हूँ। मैं पैसे देती हूँ। अभी जल्दी नहीं है, बाद में दे देना। और सुधीर? हाँ, मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों की। मैं खाने का भी इंतजाम करता हूँ। थैंक यू। लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम उसका पूरी ईमानदारी से सच सच जवाब दोगी। कौन सा सवाल? तुमने जूली की हत्या की है? नहीं। सच कह रही हो? क्रॉस माई हार्ट। वह अपने सीने के सामने हवा में क्रॉस का निशान बनाती हुई बोली। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, लेकिन सुधीर, उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ। क्या मतलब? सुधीर, वह मेरे धोखे में मारी गई है। कोई मेरी हत्या करने आया था, लेकिन गलती से उसको मुझे समझकर उसकी कर गया। यह हो सकता है, मैंने स्वीकार किया। यह भी हो सकता है कि क्योंकि तुम हत्यारों के हाथ ना आई, इसलिए तुम्हें चेतावनी देने की खातिर उन्होंने तुम्हारी रूममेट की हत्या कर दी। दोनों ही तरीकों से उस बेचारे की मौत की जिम्मेदार तो मैं ही रही। हाँ, और तुम्हारी जान का खतरा भी तुम्हारे सिर से नहीं टला। वह रोने लगी। रो मत, मैं कठोर स्वर में बोला। यह आंसू बहाने का वक्त नहीं। वह खामोश हो गई। इतना तो तुम्हारी अक्ल में आ रहा है ना कि यह सारा हंगामा उस पैकेट की वजह से हो रहा है? हाँ। क्या है उस पैकेट में? वह पैकेट तो सुरक्षित है ना? एकदम सुरक्षित है। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या है उस पैकेट में? वह खामोश रही। कमाल है, तुम मेरी मदद तो चाहती हो, लेकिन खुद मेरी कोई मदद नहीं करना चाहती। मैं बता दूंगी। तो बताओ। सुधीर, तुमने मुझे कल रात तक का वक्त दिया है। ओह, अब वह पैकेट मेरे लिए पहले से ज्यादा कीमती हो गया है। अब उसी से मेरी जान पर मंडराता खतरा टल सकता है। लेकिन मुझे मैं ज़रूर बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। ओके ओके। मैंने राकेश की बुक शॉप पर फ़ोन किया। क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उत्तर मिला। दुकान बंद करके जाने की सोच रहा था। वह सफ़ेद कार अभी भी खड़ी है? हाँ, अभी तक उसे लेने कोई नहीं आया। राकेश, तुम मेरा एक काम करोगे? बोलिए। मेरी कार मेरे घर पहुंचा सकते हो? क्यों नहीं, वह यहीं है। हाँ। चाबियां कहाँ हैं? ऑफिस में, वहीं जहाँ तुमने रखी थी।
ठीक है, मैं ऑफिस खोल लूँगा, थैंक यू। मैंने फ़ोन रख दिया। राकेश के पास मेरी ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी थी। फिर मैं मोनिका की तरफ घूमा। मैं मार्केट तक जा रहा हूँ, मैं बोला। मेरी गैर हाजिरी में अगर कोई यहाँ आए तो उसका नाम वगैरह पूछे बिना दरवाज़ा न खोलना। अगर राकेश नाम का कोई लड़का आए तो उसे भीतर बिठा लेना। अगर पुलिस आए तो ना तुम कुछ कर सकोगी और ना मैं। वह खामोश रही। और अगर टेलीफोन बजे तो उसे बजने देना, उठाना मत। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं फ्लैट से बाहर निकला। पैदल चलता हुआ मैं एन ब्लॉक की मार्केट में पहुंचा। वहां से मैंने मोनिका के नाप के अंदाजे से ही नीले रंग की एक खूब खुले पाउचे की जीन, गुलाबी रंग का मोटा कुर्ता और एक नीली सी लगने वाली जैकेट खरीदी। तभी बगल की पनवाड़ी की दुकान पर लगे रेडियो पर खबरें ब्रॉडकास्ट होने लगी। मैं ठिठक कर खबरें सुनने लगा। खबरों में जूली के कत्ल के जिक्र के साथ वही तमाम बातें कही गई जो मैं मोनिका के मुंह से सुन चुका था, सिवाय एक बात के। केस के सिलसिले में पुलिस सुंदर नगर के रमेश मल्होत्रा से भी पूछताछ कर रही थी। पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार रमेश मल्होत्रा किसी जमाने में मोनिका से संबंधित रह चुका था। पुलिस को उम्मीद थी कि रमेश मल्होत्रा से उसे मोनिका का मौजूदा अता पता मालूम हो सकता था। रमेश मल्होत्रा के नाम से मैं भी अपरिचित नहीं था। वह एक लगभग 40 साल का खूबसूरत पंजाबी था और बड़ी चलती रकम था। शराब की स्मगलिंग और गैर कानूनी जुए से उसकी रिश्तेदारी आम बताई जाती थी। किसी कॉल गर्ल रैकेट से भी उसका रिश्ता था। इन गैर कानूनी हरकतों के सिलसिले में उसका नाम तो कई बार अखबारों में छपा था, लेकिन अभी तक एक बार भी वह पकड़ा नहीं गया था। मैं जानता था कि आय का कोई प्रत्यक्ष साधन न होने के बावजूद वह बड़े ठाट बाट के साथ रहता था। मेरे जहन में एक ख्याल आया। सामने एक टेलीफोन बूथ था। मैं उसमें दाखिल हो गया। मैंने डायरेक्टरी खोली। उसमें रमेश मल्होत्रा के सुंदर नगर स्थित आवास का टेलीफोन नंबर दर्ज था। मैंने उस नंबर पर फोन किया। दूसरी ओर से उत्तर मिलते ही मैं बड़े अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं मल्होत्रा साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ साहब, उत्तर मिला। अरे, कुछ नाम भी है तुम्हारा? मेरा नाम दीपचंद है साहब। तुम नौकर हो? हाँ साहब। साहब घर पर हैं? नहीं साहब, वो तो। जितनी बात पूछी जाए उतनी का ही जवाब दो, समझे? जी हाँ, मैं ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर कोहली बोल रहा हूँ। नाम समझ में आया? हाँ साहब। तुम्हारे साहब के पास कोई सफ़ेद एम्बेसडर कार है? है साहब। उसका नंबर बोलो। नौकर ने नंबर बताया। वह उसी कार का नंबर था जो नेहरू प्लेस में राकेश की बुक शॉप के सामने खड़ी थी। मैंने धीरे से रिसीवर हुक पर टांग दिया तो वह कार रमेश मल्होत्रा की थी। फिर तो वह हाथी जरूर उसी का आदमी होगा। अब एक बात निश्चित थी, मोनिका का पैकेट बहुत कीमती था। उसके लिए मुझे 10,000 की ऑफर मिल चुकी थी और उसके लिए एक खून हो चुका था। जरूर उस पैकेट में लाखों का माल था। मैंने फिर एक रेस्टोरेंट से भोजन पैक कराया और वापस लौट पड़ा। फ्लैट पर पहुंचकर मैंने देखा कि मोनिका नहा चुकी थी और चेहरे पर नया मेकअप लगा चुकी थी। उसने अपने बालों की चोटी करके एक अटपटा सा जोड़ा बना लिया था। मैंने उसे नए खरीदे कपड़े सौंप दिए, जिन्हें लेकर वह बाथरूम में चली गई। मैं टेलीफोन के पास पहुंचा। मैंने रिसीवर उठाया और तनिक हिचकिचाते हुए उषा के घर का नंबर डायल किया। लाइन बिजी थी। थोड़ी देर बाद मैंने फिर नंबर डायल किया। इस बार लाइन तो मिली, लेकिन लाइन पर उषा की आवाज़ के स्थान पर मुझे किसी पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ मुझे जानी पहचानी सी लगी, लेकिन आवाज़ के मालिक का थोबड़ा मेरे जहन पर न उभरा। उषा है? मैंने पूछा। होल्ड करो, उत्तर मिला। यह जोकर कौन था? मैंने पूछा। था कोई, तुम नहीं जानते उसे? कैसे फ़ोन किया? मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि 1-2 दिन के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, मालूम हो गया मुझे। अब तुम मेरी तरफ से चाहे 1-2 दिन के लिए बाहर जाओ, चाहे 1-2 साल के लिए। ओह, यानी कि अभी तक तुम्हारा मिजाज बदला नहीं? मेरे मिजाज को कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है तुम्हारे मिजाज को हुआ है। देखो, तुम खामखा बात बढ़ा रही हो। उत्तर में उसने टेलीफोन बंद कर दिया। मैं हैरान था कि उषा में एकाएक ऐसी तब्दीली क्यों आ गई थी, या शायद मेरा ही व्यवहार गलत था।
तभी मोनिका बाथरूम से बाहर निकली। नई पोशाक में वह ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा कमसिन लग रही थी। बातचीत की आवाज बाथरूम में भी आ रही थी। वह तनिक संकोचपूर्ण स्वर में बोली, तुम उषा से बात कर रहे थे? हाँ। झगड़ा हो रहा था? झगड़ा ही समझ लो। झगड़े की वजह मैं तो नहीं थी। छोड़ो, तुम यह बताओ कि मेरे पीछे कोई आया तो नहीं था? नहीं, कोई नहीं आया था। टेलीफोन की घंटी भी नहीं बजी थी? नहीं। मैं राकेश के बारे में चिंतित हो उठा। कार द्वारा नेहरू प्लेस का फासला मुश्किल से 5 मिनट का था। अब तक उसे कब का यहाँ पहुंच चुका होना चाहिए था। तभी कॉल बेल बजी। मैंने मोनिका को बाथरूम में चले जाने का इशारा किया और उठकर दरवाजा खोला। चौखट पर राकेश को खड़ा देखकर मेरी जान में जान आई। वह भीतर दाखिल हुआ। इतनी देर कैसे लग गई? मैंने पूछा। कोई मेरे पीछे लग गया था, वह नर्वस भाव से बोला। मैं तो यही फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं। मेरे ख्याल से मैं अपना पीछा करने वाले को डॉज देने में कामयाब हो गया था। यही सोचकर मैंने यहाँ आने की हिम्मत की थी। हो सकता है तुम्हारी कोशिश कामयाब न रही हो, मैं चिंतित स्वर में बोला। हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। मैंने मोनिका को आवाज दी। वह बाथरूम से बाहर निकल आई। हम तीनों फ्लैट से बाहर निकले। मैंने फ्लैट का ताला लगा दिया। नीचे आकर हम कार में सवार हुए। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा, राकेश मेरी बगल में और मोनिका पीछे। मैंने कार आगे बढ़ाई। मैं जब पार्किंग से तुम्हारी कार लेने गया था तो मैंने सब इंस्पेक्टर यादव को इसके इर्द गिर्द मंडराते पाया था, एकाएक राकेश बोला। उसने कार की चाबियां मेरे हाथ में देख ली थी, इसलिए कार के बारे में मैं झूठ न बोल पाया। उसने जबरन मुझसे कार का दरवाजा और डिक्की खुलवाई और फिर वह बड़ी बारीकी से सारी कार को टटोलने लगा। मैंने उससे पूछा भी था कि वह क्या तलाश कर रहा था। उसने कहा शॉटगन। शॉटगन? मैं हैरानी से बोला। हाँ, लेकिन उसे कार से मिला कुछ नहीं। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं कार को कहाँ ले जा रहा था। मैंने कह दिया कि मैंने अपने किसी निजी काम के लिए तुमसे कार उधार मांगी थी। बाद में मैं कुछ देर इधर उधर की सड़कों की खाक छानता रहा था, लेकिन वह मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिया था। लेकिन जब मैं मूलचंद अस्पताल के चौराहे से ग्रेटर कैलाश को घूमा था तो मुझे फिर लगा था कि एक कार मेरे पीछे लगी हुई थी। तब मैं कार को भीतर आपके घर की ओर मोड़ने के स्थान पर सीधा अर्चना सिनेमा वाली सड़क पर ले गया था। मेरे पीछे लगी कार वालों को शायद मेरा यह एक्शन पसंद नहीं आया था। उन्होंने अपनी कार को मेरी कार के बराबर लाकर मुझे सड़क से नीचे धकेलने की और मुझे जबरन रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके थे। मैं तो साफ निकल आया था, लेकिन कार का यह नुकसान हो गया है। उसने कार के पिछले शीशे की तरफ इशारा किया। मैंने घूमकर पीछे देखा तो पाया कि कार का पिछला शीशा उसमें बने एक गोल छेद से चारों तरफ दौड़ती दरारों से भरा पड़ा था। साफ जाहिर था कि किसी ने राकेश पर गोली चलाई थी। यह काम पुलिस नहीं कर सकती थी। निश्चय ही कोई और ही उसका पीछा कर रहा था। जो कार तुम्हारे पीछे लगी हुई थी? मैंने पूछा। वो कैसी थी? वह काले रंग की कोई बड़ी लंबी विलायती कार थी। ओह, सुबह जो रसीद मैंने तुम्हें दी थी वह इस वक्त तुम्हारे पास है? हाँ, वह मुझे वापस दे दो। राकेश ने जेब से रसीद निकालकर मुझे वापस सौंप दी। यह कैसी रसीद है? उसने उत्सुक भाव से पूछा। कहीं इसी की वजह से तो सारे घपले नहीं हो रहे? हो सकता है, मैं बोला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इससे कोई रिश्ता न रहे। मैं नहीं चाहता इसकी वजह से तुम किसी झमेले में फंस जाओ। मैं डरने वाला नहीं, मैं छाती फुलाकर बोला। फिर भी बैल मुझे मार वाली हालत पैदा करने का फायदा? वह खामोश रहा। मैंने कार को एक स्थान पर रोका। सामने स्कूटर स्टैंड था। मदद के लिए शुक्रिया राकेश, मैं बोला। अब तुम घर जाओ। मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइएगा भाई साहब, वह दरवाजा खोलता हुआ बोला। जरूर, मैं बोला। वह कार से बाहर निकल गया। मैंने कार आगे बढ़ा दी। मैं मोनिका को सूरज कुंड पर स्थित एक कॉटेज में ले आया। सूरज कुंड हरियाणा में बदरपुर बॉर्डर से थोड़ी दूर एक पर्यटक स्थल था और मेरे घर से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर था। मेरी निगाह में उस वक्त मोनिका के लिए वहां से ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई और न थी। यह तो बढ़िया जगह है, मोनिका बोली। हाँ, मैं बोला।
यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आराम फरमाने आते हैं, लेकिन जरा तन्हा है। हाँ, लेकिन यह इस जगह का नुक्स नहीं गिना जाता है। वह हंसी, एक मीठी मादक हंसी। एन ब्लॉक की मार्केट से पैक कराकर लाया गया खाना मैंने खोला तक नहीं था। अपने फ्लैट से कूच करने की जल्दी में मैंने उसे ज्यों का त्यों उठाकर कार में रख लिया था। मैं कार में से खाना निकाल लाया। हम दोनों ने खाना खाया। खाना ठंडा हो चुका था, लेकिन फिर भी जायके में बुरा नहीं था। फिलहाल तुमने यहाँ रहना है, बाद में मैं बोला। अकेले? वह हड़बड़ाई। हाँ। और तुम? मैं तो वापस जाऊंगा, लेकिन मुझे तो यहाँ अकेले रहने के ख्याल से ही डर लग रहा है। मजबूरी है। मजबूरी मेरे साथ है, तुम्हारे साथ तो नहीं। तुम भी यहीं रह जाओ। मैं हिचकिचाया। कम से कम रात भर के लिए तो रह जाओ, वह आग्रहपूर्ण स्वर में बोली। घर जाकर भी तो सोओगी ही। तभी बाहर कहीं से एक हल्की सी खट की आवाज आई। मोनिका घबराकर मेरे साथ चिपक गई और मेरे कान में फुसफुसाकर बोली, कॉटेज के बाहर कोई है। आवाज मुझे भी सुनाई दी थी। मैंने उसे अपने से अलग किया और जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली। मैंने आश्वासनपूर्ण ढंग से उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से बोला, मैं देख कर आता हूँ। उसने भयभीत भाव से सहमति में सिर हिलाया। मैं कॉटेज से बाहर निकला। अपने पीछे मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कॉटेज का पूरा एक चक्कर लगाया, कहीं कोई नहीं था। मैं वापस आ गया। वह फौरन मेरे साथ आ लगी। वह बहुत सहमी हुई लग रही थी। घबराओ नहीं, मैं बोला, बाहर कोई नहीं है। फिर भी मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, वह धीरे से बोली। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? क्यों नहीं रह सकते? कमरा एक ही है, बिस्तर एक ही है। तो फिर क्या हुआ? अच्छी बात है। वह फिर भी मुझसे अलग न हुई। मैं उसे सहारा देकर पलंग तक लाया। वह पलंग पर लेट गई। उसके साथ खींचता हुआ मैं उसके पहलू में जाकर गिरा। वह मेरे साथ लिपट गई। उसके होंठ मेरे होठों से चिपक गए। कितनी ही देर हम यूं ही एक दूसरे की बाहों में पड़े रहे। फिर मैं उससे अलग हुआ। मैंने डनहिल का एक सिगरेट सुलगा लिया और छत की ओर देखता हुआ उसके छोटे छोटे कश लगाने लगा। तभी बाहर फिर एक अजीब सी आहट हुई। मुझे यूं लगा जैसे कोई सूखी शाखा किसी के पांव के नीचे आकर चरमराई थी। बाहर कोई है, वह आतंकित स्वर में फुसफुसाई। बाहर शर्तिया कोई है। मैंने बड़े आश्वासनपूर्ण ढंग से उसे अपने साथ लगा लिया। कोई जरूर मेरी ही ताक में है, वह रुआंसे स्वर में बोली। मैं फिर देख कर आता हूँ, मैं उसे अपने से अलग करता हुआ बोला। मैं पलंग से उतरा। रिवॉल्वर निकालकर मैंने फिर अपने हाथ में ले ली। मैं सावधानी से कॉटेज से बाहर निकला। बाहर सन्नाटा था। साएं साएं करती हवा के अलावा कोई आवाज़ सुनाई न दी। फिर मैंने कॉटेज का चक्कर लगाया। मैंने दूर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, कहीं कोई नहीं था। तभी मुझे दूर खड़ी अपनी कार के समीप एक साया दिखाई दिया। मैं रिवॉल्वर ताने आगे बढ़ा। अभी मैं कार से दूर ही था कि साया गायब हो गया। मैंने आंखें मिचमिचाई और फिर सामने देखा, कोई नहीं। मैं कार के समीप पहुंचा। मैंने देखा कार के सारे दरवाजे मजबूती से बंद थे। मैंने एक बार फिर आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। कार के पीछे सड़क की तरफ एक पेड़ के पास कोई चीज हिली। कौन है? मैं उच्च स्वर में बोला। जवाब नदारद। स्तब्ध वातावरण में सिर्फ मेरी आवाज गूंजी। मैं कार के पीछे पहुंचा और थोड़ा आगे बढ़ा। पेड़ों के पीछे कहीं से सूखी पत्तियां चरमराने की आवाज। मैं लपक कर उनके पीछे पहुंचा। कहीं कोई नहीं, या शायद कोई जानवर वहां था। मैं वापस लौट पड़ा। मोनिका खामखा डर रही थी। मैं कॉटेज में दाखिल हुआ। मोनिका पलंग पर नहीं थी। कहाँ गई वो? तभी मेरी निगाह पलंग पर रखे तकिए पर पड़ी। मुझे लगा कि एक तकिए के सफ़ेद गिलाफ पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर तकिया उठाया और उसका रुख रोशनी की तरफ करके उस पर लिखी इबारत पढ़ने लगा। लिखा था, लड़की हमारे पास है, पैकेट तुम्हारे पास है। पैकेट हमें चाहिए, शायद लड़की तुम्हें चाहिए हो। अदला बदली हो सकती है। हम कल सुबह संपर्क स्थापित करेंगे, तब तक सोच विचार कर रखना। मैं राजधानी वापस लौटा। संपर्क होने का सुबह तक इंतजार करने का मेरा इरादा नहीं था। अगर सारे फसाद की जड़ रमेश मल्होत्रा था तो मैं उससे अभी बात करना चाहता था। अगर वह रमेश मल्होत्रा की करतूत नहीं थी तो मैं सुबह तक इंतजार कर सकता था।
एक बात से मैं हैरान था। किसी को मालूम कैसे हुआ था कि हम सूरज कुंड के एक कॉटेज में थे। मैं बड़ी सावधानी से कार चलाता हुआ आया था। मुझे पूरा विश्वास था कि किसी ने मेरा पीछा नहीं किया था। तो फिर इसका एक ही जवाब था मेरे पास। शायद मेरा पीछा करने वाले बहुत चालाक थे, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा चालाक। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।